बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। ये यूँ समझें कि धमाका वीडियो है। ठीक है, आपका न्यूरो एग्जामिनेशन के बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स लॉस्ट रहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि सर कहाँ है, पाँव कहाँ है, कहाँ से कैसे समझे, कि डायग्नोसिस कैसे बनाएं। तो इसको मैंने खुद एक तरह से फॉर्मुलेट किया है। ये किसी बुक के अंदर ऐसा इस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट बुक्स का यूँ समझ लें निचोड़ है, और डिफरेंट टीचर से, डिफरेंट प्रोफेसर से ली गई इंफॉर्मेशन यूँ समझ लें गैदर करके उसमें मैंने कॉम्प्रीहेंसिव वे में ऑर्गेनाइज कर दिया। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको न्यूरो बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। न्यूरो एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसकी इंटरप्रिटेशन की हमने बात करनी है आज। इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन, वी स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरी। ठीक है जी, पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट या उसकी डिजीज के बारे में एक प्रॉब्लम आती है तो उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। सेकंड टॉपिक इज मस्कुलर प्रॉब्लम विच वुड बी रिलेटेड टू मसल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्सेट्रा। ठीक है जी। थर्ड प्रॉब्लम, उससे थोड़ा प्रॉक्सिमल चले जाएं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिस इज द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन विच इज डॉर्सल माइलोपैथी। उसके बाद हमारी आ जाएगी सर्वाइकल कॉर्ड, और प्रॉक्सिमल जा रहे हैं हम और ऊपर जा रहे हैं तो सर्वाइकल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल माइलोपैथी। उसके ऊपर हम जाएंगे तो स्पाइनोसेरिबेलर डिसऑर्डर्स आते हैं। उससे ऊपर जाते हैं तो हमारे पास लास्ट रह जाता है दैट इज स्ट्रोक। सो न्यूरो इज सो इजी। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे वन बाय वन हम इसको डिफाइन करते हैं। 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आपको समझ लें न्यूरो के मास्टर बनने वाले हैं। नंबर वन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरोपैथी की बात करें तो दीज आर there are two types: acute neuropathy, which is called as acute inflammatory demyelinating polyradiculopathy, AIDP, which is also called as GBS. So number two is chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. और इसके अलावा एक आती है hereditary neuropathy, which is called as hereditary sensory motor neuropathy, HSMN. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, न्यूरोपैथी के लिए आप हमेशा याद रखें कि रिफ्लेक्सेस वुड बी एब्सेंट। देयर आर फ्यू साइंस न्यूरो के अंदर, मैंने बार बार कहता रहा हूं कि 2 + 2 = 4। तो ये ऐसे होता है कि आपके साइंस आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपको फर्दर एग्जामिनेशन क्या परफॉर्म करना है। तो अगर रिफ्लेक्सेस किसी की एब्सेंट हैं तो यू वुड सस्पेक्ट दिस इज अ केस ऑफ न्यूरोपैथी। अगर रिफ्लेक्सेस आ रही हैं, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, तो न्यूरोपैथी वुड बी आउट। प्लांटर्स अपगोइंग जा रहे हैं तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इज आउट, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्लूज। ठीक है, इसके अलावा साइंस सिम्टम्स आपको बाकी ऐसा मिल सकता है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, उसके अंदर एरिफ्लेक्सिया हो, उसके अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस पड़ा हुआ हो, स्पाइनल शॉक में पेशेंट, could be possible, but plantar cannot be downgoing. अगर plantar downgoing हो गया तो this is lower motor neuron lesion. ठीक है, अगर reflexes present है, neuropathy is out. Neuropathy is not possibility. So these are few clues जिसकी बेसिस पे हमने आगे फर्दर प्लान करना होता है। तो अब हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। पेशेंट की जो है वो रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड हैं, पावर डिमिनिश्ड है, और उसके साथ साथ वेस्टिंग मिल रही है। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि ये प्लांटर्स डाउन है, तो हम कहेंगे कि ये ऑल 4 लिम्ब में इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज न्यूरोपैथी। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है, शॉर्ट हिस्ट्री है, तो हम जो है वो जीबीएस की तरफ सोचेंगे। अगर क्रॉनिक हिस्ट्री है, वेस्टिंग मिल रही है, फेसिकुलेशंस मिल रही हैं, बिल्कुल वेस्टेड सा पेशेंट है, तो हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी की तरफ सोचेंगे। और उसके अंदर आप वाइवा के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट केसेस। न्यूरो का शॉर्ट केस एग्जाम है आपका, चाहे वो बेसिस का एग्जाम है, चाहे एफसीपीएस पार्ट 2 का एग्जाम है, तो आपको कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। तो आप उसको फौरन से ये सोचें कि दिस इज अ केस ऑफ न्यूरोपैथी and the underlying chronic neuropathy. So the underlying cause could be number 1 autoimmune disorder like SLE, number 2 diabetes or thyroid disorders, and number 3 drugs, and number 4 malignancies. तो ये कॉमन 4 कॉजेज याद रख लें। इसके बाद हम एक हेरिडिटरी की बात करें तो हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी के अंदर एक इन्वर्टेड शैंपेन बॉटल टाइप लेग्स की आप एक एग्जांपल याद रखें, जिसको हम शार्कोट मैरी टूथ डिजीज कहते हैं, जिसके अंदर लेग्स जो है वो उसके इन्वर्टेड शैंपेन टाइप वो लेग्स होती हैं। इससे आगे हम चलते हैं नंबर 2, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, या इसको हम मायोपैथी कह सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन के अंदर फाइंडिंग क्या मिलेगी? प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस मिलेगी, बट रिफ्लेक्सेस वुड बी प्रेजेंट। और प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस आपको मिल रही है तो उसके साथ साथ फिर आप देखेंगे कि पेशेंट के अंदर टोसिस तो नहीं है। अगर आपको टोसिस मिल रहा है तो यू विल मूव टुवर्ड्स माइस्थीनिया ग्रेविस, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम। तो आप फटीग टेस्ट कराना शुरू कर देंगे फौरन से, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर आपको टोसिस नहीं मिल रहा, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, यंग पेशेंट है, देन यू विल सस्पेक्ट
सेकंड डिफरेंशियल दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के अंदर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो अडल्टहुड तक सर्वाइव नहीं करता, सो दिस वुड बी बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और फेशियोस्कैपुलोफेमोरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है जी। तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है, नंबर 1 सूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ काफ मसल्स। काफ मसल्स जो है वो हाइपरट्रॉफीड होंगे, आपको लगेगा बल्क ज्यादा है, ऑल्दो देयर आर साइंस ऑफ मस्कुलर वीकनेस। गोबर साइन करवा के देखेंगे, गोबर साइन पॉजिटिव होगा, पेशेंट को प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी, पेशेंट नीचे से स्टैंड ग्राउंड से ऊपर खड़ा नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर फेशियोस्कैपुलोफेमोरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो आपको बकल फैट पैड के अंदर वेस्टिंग मिल सकती है, और जो बाकी फेशियल मसल्स हैं उसमें वीकनेस होगी, तो आप पेशेंट से यहाँ पर हाथ रख के क्लेंच करने का कहेंगे तो वो मसल भी वीक होंगे, और विंगिंग ऑफ स्कैपुला को चेक करेंगे, ये पॉजिटिव मिल रहा है तो दिस कुड बी अ केस ऑफ फेशियोस्कैपुलोफेमोरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कुड बी अ डिफरेंशियल, ठीक है जी। इससे एक क्लोज डिफरेंशियल एक और होता है, एक रेयर डिसऑर्डर है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्टल मसल वीकनेस होती है पेशेंट का। जब हम क्लेंचिंग ऑफ फिस्ट कराते हैं तो उसके बाद पेशेंट को कहते हैं आप अपने हाथ खोलें, तो पेशेंट बहुत स्लोली हाथ खोलता है, रिलैक्सेशन में मसला होता है। उसके साथ बैडनेस होती है, फ्रंटल बैडनेस, पेशेंट इन सब फर्टिलिटी होती है, डायबिटीज होती है, मल्टीपल चीजें उस पूरे डिसऑर्डर में होती हैं, लेकिन उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे। Let's move towards the third chapter, that is dorsal myelopathy. स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, दिस इज द अपर मोटर न्यूरॉन, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी कि पेशेंट को टिपिकल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस ना आए। आपको सबको पता है कि अपर मोटर साइंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिसिटी, हाइपररिफ्लेक्सिया, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस, ग्लोनस आ रहा होता है, प्लांटर अपगोइंग होता है। तो यहां पर क्लू क्या होगा कि प्लांटर वुड बी आइदर म्यूट और अपगोइंग, प्लांटर कैन नॉट बी डाउनगोइंग, ठीक है जी। उसके साथ आपको बायलैटरल लोअर लिम्ब वीकनेस मिल रही है, सिमेट्रिकल वीकनेस है, अपर लिम्स आर स्पेयर्ड, अपर लिम्स आर नॉर्मल, सो यू विल सस्पेक्ट देयर इज सम कट इन द स्पाइनल कॉर्ड, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्पाइनल कॉर्ड which would be most likely in the dorsal cord, ठीक है जी। तो you will suspect this a case of dorsal myelopathy। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि पेशेंट को अगर टोन डिक्रीज है, रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड हैं, तो how could this be upper motor neuron lesion? ये तो लोअर मोटर के साइंस है। तो यहाँ पर क्लू ये है कि आप अगर अपर लिम्स नॉर्मल हैं, so neuropathy will involve all 4 limbs, ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा कि सिमेट्रिकल जो है वो लोअर लिम्ब बिल्कुल पैरालाइज हो जाए, पैराप्लेजिया हो जाए, और अपर लिम्ब बिल्कुल नॉर्मल रह जाए, तो किसी न्यूरोपैथी में ऐसा नहीं होता। सो दिस इज अ केस ऑफ डॉर्सल माइलोपैथी, दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन, पेशेंट इज इन स्पाइनल शॉक, दैट्स व्हाई द रिफ्लेक्सेस आर नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई द टोन इज डिक्रीज्ड, बट प्लांटर कैन नॉट बी डाउनगोइंग। आइदर दिस इज अ केस ऑफ कंप्रेसिव माइलोपैथी और नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी। नॉन कंप्रेसिव इंक्लूड ट्रांसवर्स माइलेटस एंड कंप्रेसिव माइलोपैथी इंक्लूड्स TTT, that's first T is tumor, second T is trauma, third T is tuberculosis. These are the common differentials जो आपको याद रहेंगे, तो एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। Let's move to our fourth chapter, that is cervical myelopathy. So cervical myelopathy के अंदर क्या होगा, सिमिलर dorsal myelopathy वाली ही फाइंडिंग्स आ सकती हैं, अपर मोटर टाइप टिपिकल भी आ सकती हैं, हाइपरटोनिसिटी इन द लोअर लिम्स और हाइपररिफ्लेक्सिया, क्लोनस पॉजिटिव, अपगोइंग प्लांटर्स, और ये भी हो सकता है कि टिपिकल अपर मोटर न्यूरॉन वाली फाइंडिंग्स ना आए, बट अगेन रिमेंबर द प्लांटर्स कैन नॉट बी डाउनगोइंग। सो अगर बोथ लोअर लिम्स में वीकनेस है, उसके साथ साथ आपको अपर लिम्स में भी वीकनेस मिल रही है, अपर लिम्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, देन you will suspect this as a case of cervical myelopathy. So you will get upper motor neuron signs. इसका एक और यहाँ पर क्लू होता है, जिस तरह हम लोअर लिम्स के अंदर जो है वो बिगिंस्की साइन करते हैं, प्लांटर्स रिफ्लेक्स देखते हैं कि either it is एक्सटेंसर रिस्पॉन्स आपको इम्प्लांटर, तो यहाँ पर हम हॉफमैन साइन करते हैं। हॉफमैन साइन पॉजिटिव हो तो दैट शोज दिस इज अ केस ऑफ सर्वाइकल माइलोपैथी एंड द लीजन इज अबव C5, ठीक है जी, और बिलो C5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर सर्वाइकल माइलोपैथी के 2 क्लोज डिफरेंशियल्स हैं। सर्वाइकल माइलोपैथी नंबर 1, नंबर 2 इज syrinx or syringomelia, and number 3 is motor neuron disease, because all of these three differentials they have got both upper and lower motor neuron signs. Lower limbs के अंदर upper motor signs आ रहे होते हैं, और upper limbs के अंदर there could be upper motor neuron and lower motor both signs, ठीक है जी। upper motor, क्योंकि जिस लेवल पे आपको लीजन होगा, अगर C6 के लेवल पे लीजन है तो below the C6 there are upper motor neuron signs, and at the level of C6 there are lower motor neuron signs. So you can get wasting in the thenar eminence, wasting in the hypothénar eminence, और in the muscles आप रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे तो अपर लिम्स में आपको हाइपररिफ्लेक्सिया मिल सकता है, लोअर लिम्ब में अगेन हाइपररिफ्लेक्सिया, आपको इम्प्लांटर्स। सो दिस वुड बी अ केस ऑफ सर्वाइकल माइलोपैथी।
बट सिरिंक्स के लिए आप क्या चेक करेंगे, डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस को जरूर चेक करेंगे, ठीक है जी। आप नेप ऑफ नेक के ऊपर सेंसेशन चेक करेंगे कि पेशेंट को सेंसेशन डिमिनिश तो नहीं है। और मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए एक टिपिकल फीचर होता है दैट इज टंग फेसिकुलेशंस। तो आप पेशेंट को का माउथ ओपन करवाएंगे और देखेंगे कि टंग के अंदर फेसिकुलेशंस तो नहीं आ रही, पेशेंट का मुंह खुलवाएंगे, उनको कहेंगे जुबान अंदर ही रखें। अगर टंग में फेसिकुलेशंस आपको मिल गई हैं, सो मोटर न्यूरॉन डिजीज वुड बी ऑन द टॉप, ठीक है। Now let's move to our next chapter, that is spinocerebellar disorders. So एक बात याद रखें, जब भी आपको अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मिल रहे हैं, चाहे वो डोर्सल माइलोपैथी है या सर्वाइकल माइलोपैथी है, इट इज मस्ट टू एग्जामिन द सेरिबेलम। अब आप कहेंगे कि 5 मिनट का शॉर्ट केस है, उसके अंदर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे? सो यू हैव टू डिजाइन, यू हैव टू कट डाउन योर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर फाइंडिंग्स। सो अगर आपको अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मिले हैं तो यहां पर आपने सेंसरी लेवल चेक कर लिया, सेंसरी लेवल आपको मिल गया, उसके साथ आप सेरिबेलम चेक करने का टाइम नहीं है तो जस्ट चेक द निस्टैग्मस। निस्टैग्मस चेक करें, अगर लेटरल गेज निस्टैग्मस मिल रहा है पेशेंट को तो यू कैन से द पेशेंट इज हैविंग स्पाइनोसेरिबेलर डिसऑर्डर, नॉट जस्ट माइलोपैथी। जस्ट स्पाइनल कॉर्ड का मसला नहीं है, सेरिबेलम इज आल्सो इन्वॉल्वड। सो नाउ आवर डिफरेंशियल विल बी चेंज्ड, ठीक है जी। स्पाइनोसेरिबेलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि सेम स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट आती है, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेरिबेलर साइंस भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। स्पाइनोसेरिबेलर डिसऑर्डर्स के 4 डिफरेंशियल हैं। नंबर 1 मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नंबर 2 इज स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सियास, नंबर 3 फ्रेडरिक एटेक्सिया एंड नंबर 4 सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द कॉर्ड, जो कि B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो अब आपने जैसे ये चीज पिक कर ली कि दिस इज द स्पाइनोसेरिबेलर प्रॉब्लम, तो आपको फौरन से स्क्रीन करना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए आप एग्जामिनर से ये कह सकते हैं कि आई हैव टू एग्जामिन हिज फंडस। फंडस को एग्जामिन करेंगे फॉर एनी ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑप्टिक एट्रोफी। फ्रेडरिक एटेक्सिया के अंदर जो है वो काइफोस्कोलियोसिस मिलता है, हाई आर्च फुट मिलता है, फंडोस्कोपी करें तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मिल सकता है। स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया जो है वो एक अलग एंटिटी है लेकिन थोड़ा रेयर डिसऑर्डर है। और सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द कॉर्ड के अंदर आपको लोअर लिम्ब के अंदर आपने जॉइंट पोजीशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन सेंस चेक करनी है, ठीक है। तो अगर वो इंपेयर्ड है तो दिस इज मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ B12 deficiency leading to subacute combined degeneration of the cord. So let's move on to our final chapter, that is stroke. Stroke क्या होता है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आप सबको पता है, हेमिप्लेजिया मिलेगा आपको। वन साइड ऑफ द लिम्स दे आर नॉट फंक्शनिंग, राइट आर्म राइट लेग में वीकनेस है, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आ रहे हैं, प्लांटर अपगोइंग है, और उसके साथ साथ आपको क्रेनियल नर्व्स को जरूर एग्जामिन करना होता है। क्रेनियल नर्व्स एग्जामिनेशन इसलिए जरूरी है कि आपको पता चल सके कि इट इज क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया और अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया तो उसका अलग मतलब है, इंटरनल कैप्सूल के अंदर है लीजन या बिलो द इंटरनल कैप्सूल लीजन है। ब्रेन स्टेम स्ट्रोक्स क्या होते हैं? फोवाइल, बेनेडिक्ट स्ट्रोक, पॉन्स के लेवल पे लीजन है या मिड ब्रेन के लेवल पे लीजन है या बिलो दैट। तो ये सारी एक अलग टॉपिक है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बट यू कैन डायग्नोज अ स्ट्रोक। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे विच इज बेसल गैंग्लिया। अगर बेसल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट है, न्यूरोलॉजी का केस है, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है, सेंसेशंस नॉर्मल हैं, बट टोन इज इंक्रीज्ड, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बाकी नहीं आ रहे, प्लांटर्स आर डाउन गोइंग, अपर लिम्ब में आपने एग्जामिन किया तो देयर इज फॉग व्हील रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी आपको मिल रही है। ये सब हम आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके बताएंगे। तो अगर ऐसे साइंस आपको मिल रहे हैं, देयर इज जस्ट हाइपरटोनिसिटी, देन वी हैव टू डिसाइड दैट दिस इज अ केस ऑफ basal ganglia involvement, and if the patient is young we have to look for Wilson disease, and if the patient is old age then we have to look for Parkinson disease. Wilson disease के लिए फर्दर एग्जामिनेशन क्या करना है? लिवर इन्वॉल्वमेंट को देखना है, केएफ रिंग को एग्जामिन करना है। पार्किंसन डिजीज अगर आपने पिक कर लिया है तो उसके अंदर आपने फर्दर क्या टेस्ट करवाने हैं, बॉटल को कैप अनकैप करवाना है। पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में फिर आपको आगे बताते चलेंगे, बट दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट केस सिनेरियो ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। और इसकी बेसिस पे अपना डायग्नोसिस बहुत इजीली बना सकते हैं। और इसकी दिस हैज कंपाइल्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन डिफरेंशियल्स व्हिच यूजुअली कम इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स। अगर आपको ये डिफरेंशियल्स पता है, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर देते हैं अपना केस, तो यू कैन गेट 20 out of 20। थैंक यू सो मच।